जो टॉपिक अभी हम शुरू करने वाले हैं दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस बेसिक मतलब समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग की व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और क्या होता है। हम अगर बात करें तो स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड हम दो तरह से स्टैंडर्ड को समझ सकते हैं कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक स्टैंडर्ड हम मानते हैं कि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड होगा और एक हम मानते हैं कि हमारा पर्सनल स्टैंडर्ड हो सकता है। पर ये स्टैंडर्ड है क्या? तो स्टैंडर्ड बेसिकली जितना आप डिजायर करते हो किसी चीज को पाना, दैट इज योर स्टैंडर्ड। आप अगर किसी चीज के लिए कुछ मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप इतना चाहते हो, तो दैट पॉइंट इज योर स्टैंडर्ड। खुशी को कॉस्टिंग के पेपर में 70 मार्क्स चाहिए, तो खुशी ने अपने कॉस्टिंग के मार्क्स कितने स्टैंडर्ड सेट किया है? 70। अगर उसको 70 से ऊपर मिल जाएगा तो शी विल बी सेटिस्फाइड, 70 से नीचे मिलेगा तो शी विल बी डिससेटिस्फाइड या डिसहार्टेड। क्यों? क्योंकि उसने अपना एक डिजायर सेट किया था, अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया था, दैट वाज 70 मार्क्स। ये तो था पर्सनल स्टैंडर्ड। अब इसी चीज को अगर हम बात करें हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, सीए, सीएमए, सीएस, तो सीए, सीएमए, सीएस ये प्रोफेशनल कोर्सेज बोलते हैं कि यदि आप टोटल में 50% ले आओगे, ठीक है, ओवरऑल में, तो हम ये मानेंगे कि आप सीए, सीएमए या सीएस बनने लायक हो। मतलब हम अपना एक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया कि अगर कोई बच्चा 50% का मार्क्स स्कोर कर लेता है ऑन एन एवरेज, तो वो प्रोफेशनल बनने के लायक है। दैट इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, क्योंकि दैट इज कॉमन फॉर एवरीवन। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दो स्टैंडर्ड हमने बता दिए कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है और एक। पर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम करते क्यों हैं? अगर हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारा पूरा का पूरा पर्पस होता है इसको कमाना, इसको अचीव करना। अब कभी भी कॉस्टिंग में अगर मैं कोई बिजनेस चालू करता हूं तो एक्चुअल डेटा तो अवेलेबल रहता नहीं है, तो हम पहले एजम्पशंस डेटा रहते हैं, कुछ फाइंडिंग्स रहती है, कुछ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल डेटा रहता है, कुछ मार्केट को आप एनालाइज करते हो और उसके बाद आप एक स्टैंडर्ड बनाते हो। जैसे कि हम कॉस्ट शीट की बात करते हैं, हम स्टैंडर्ड को एक बना देते हैं और हमारा पूरा पर्पस रहता है हमको ये प्रॉफिट को बताना कि भाई ये प्रॉफिट जो मेरा है वो अचीव हो रहा है कि नहीं। ये प्रॉफिट को किस किस वजह से ये प्रॉफिट इन्फ्लुएंस होता है? तो प्रॉफिट होता है बेटा एक सेल से या रेवेन्यू जिसको हम बोलेंगे, और दूसरा इसको जो इफेक्ट देगा वो देगा कॉस्ट। क्योंकि जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे सेल्स माइनस कॉस्ट, तो आपका क्या आएगा? प्रॉफिट। और हमारा अल्टीमेट गोल है प्रॉफिट देखना, ठीक। अब सेल्स तो ठीक है, कॉस्ट के कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं। कॉस्ट के कंपोनेंट्स, कॉस्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो कॉस्ट का पहला कंपोनेंट होता है मटेरियल। कॉस्ट का दूसरा कंपोनेंट होता है लेबर, विच इज अ पार्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। और इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस। भाई कॉस्ट इन तीनों चीजों को ही मिलकर बनता है, मटेरियल, लेबर और तीसरा अदर एक्सपेंसेस। और वो अदर एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। अगर मान लीजिए मैं सेल्स, मैंने एक एक्सपेक्टेड अमाउंट लिया था कि चलो मैं 10 करोड़ रुपए की सेल करूंगा, ये मेरा एक स्टैंडर्ड था। मैंने माना कि मैं साल में 10 करोड़ का सेल करूंगा और मेरी कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 9 करोड़ रुपए, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? अब इनमें से कोई भी चीज, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज डिविएट हो जाएगी या मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाऊंगा एक्चुअल में, तो इसको इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। कि मैंने अगर 10 करोड़ की सेल टारगेट की और मेरी सेल होगी 9.5 करोड़, खर्चा एक्सपेक्टेड अभी भी 9 करोड़ मान लेते हैं, तो मेरा ये सीधे सीधे 50 करोड़ से कम हो गया।
50 लाख से, सॉरी। और ये जो 9 करोड़ कॉस्ट है, अगर ये कॉस्ट बढ़ के 9.5 करोड़ हो गई तो भी सेम इम्पैक्ट, कि भाई मेरा कॉस्टिंग की वजह से भी प्रॉफिट में इफेक्ट पड़ रहा है और रेवेन्यू की वजह से भी। अब इस कॉस्ट को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है, तो ये कॉस्ट क्योंकि 3 चीजों पे डिपेंडेंट है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, तो मटेरियल भी इसको इफेक्ट कर सकता है, लेबर भी इसको इफेक्ट कर सकता है और ओवरहेड भी इसको इफेक्ट कर सकता है। मटेरियल मैंने एक्सपेक्ट किया था कि चलो 9 करोड़ में मेरे 5 करोड़ का मटेरियल है, 2 करोड़ का मेरा लेबर है और 2 करोड़ का मेरा ओवरहेड है। अब ओवरहेड भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक ओवरहेड होता है फिक्स्ड और एक होता है, मान लेते हैं कि फिक्स्ड मेरा 50 लाख है और वेरिएबल मेरा 1.5 करोड़ है। अब मटेरियल का इफेक्ट पड़ेगा तो भी मेरा कॉस्ट चेंज होगा, मेरा कॉस्ट चेंज होगा सीधे प्रॉफिट में इफेक्ट जाएगा, लेबर में चेंज होगा तो भी कॉस्ट इफेक्ट होगा, सीधे प्रॉफिट में जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जब मैंने कोई स्टैंडर्ड सेट किया और उसके बाद एक्चुअली में मैंने जब उसको परफॉर्म किया तो जो भी डिविएशन आया वो कहलाता है वेरिएंस। वो क्या कहलाता है? वेरिएंस। अब अगर मान लीजिए ये स्टैंडर्ड का मतलब कब रहेगा, जब मैं कोई चीज को एक्चुअली में परफॉर्म करूंगा, एक्चुअली में वो काम करूंगा। खुशी ने बोला मेरा टारगेट है 70 मार्क्स लाना, अगर सपोज करो वो एग्जाम देते ही नहीं है तो उसके स्टैंडर्ड 70 मार्क्स का कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो जब तक के एक्चुअल परफॉर्म न किया जाए तब तक के स्टैंडर्ड का कोई मतलब नहीं होता। तो स्टैंडर्ड आता ही इम्पैक्ट में तब है जब आप एक्चुअली में परफॉर्म करोगे। ठीक, ये क्लियर है? ठीक। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप स्टैंडर्ड को डेटा लोगे और आप उसको एक्चुअल में परफॉर्म करोगे तब स्टैंडर्ड का मतलब है, और तब आपको पता चलता है कि जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल में अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो कहलाता है वेरिएंस। क्या कहलाता है? और इस वेरिएंस को हम एनालाइज करते हैं। इससे क्या बेनिफिट है, अगर मान लीजिए आप कोई बजट बनाते हो कभी, तो 99.99% टाइम ये पॉसिबल है कि आप जो अचीव करोगे वो बजट के बराबर नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हो बजट बनाने में तो 0.01% चांस है कि आपका बजट आपके एक्चुअल से एग्जैक्ट मैच करेगा। अदरवाइज क्या होगा, जो भी आप बजट बनाओगे आपका एक्चुअल उसको जस्टिफाई, मतलब जस्टिफाई इन द सेंस उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। अब 70 मार्क्स लाना था खुशी को, खुशी ने जब एक्चुअल में परफॉर्म किया उसको आया 65 मार्क्स। तो वो क्या करेगी, वो एनालाइज करेगी कि एक्चुअल में उसने क्या क्या मिस्टेक की है जो वो अपने स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाई, तो दोबारा जब वो मेहनत करेगी तो वो स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए वो गलतियां नहीं करेगी। ये होता है वेरिएंस एनालिसिस, कि आपका जो वेरिएंस आया आपने वेरिएंस को एनालाइज किया और उस वेरिएंस को हटा के अब आप उसको एक्चुअल को अपने स्टैंडर्ड के रेट पे ला सको। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस रहेगा उसको हम कहते हैं वेरिएंस, और हमारा जो पूरा चैप्टर है वो एनालाइज करना है हमको वेरिएंस को। ठीक है, तो सबसे पहला सेल्स पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कॉस्ट के क्या क्या फैक्टर्स हैं, और हम कॉस्ट के वेरिएंस को पहले एनालाइज करते हैं। हमारे पास कॉस्ट में अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि मेरे पास एक मटेरियल है, एक लेबर है और एक ओवरहेड्स है। इन तीनों में भी एक मटेरियल कॉस्ट बनेगी, एक लेबर कॉस्ट बनेगी और एक ओवरहेड कॉस्ट। तो मैं चलो कॉस्ट भी लिख देता हूं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड्स की कॉस्ट। जब हम बात करेंगे ना मटेरियल की, तो मटेरियल में 2 चीजें इंपैक्ट कर सकती हैं। क्या? एक होती है क्वांटिटी और एक होती है प्राइस। आप अगर कोई एक प्रोडक्ट, सपोज करो आपका एक रॉ मटेरियल यूज होता है, आप मानते हो कि भाई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को 10 किलो का एक मटेरियल चाहिए। ठीक है, चिप्स का एक पैकेट बनाना है, उस चिप्स के पैकेट में मुझे 10 किलो आलू चाहिए, ये मेरा स्टैंडर्ड है।
अगर मैंने उसका वेट एक बार तौला, मतलब एक वेट के हिसाब से मुझे 10 किलो आलू चाहिए, तब एक जनरल वेट का चिप्स का पैकेट तैयार होगा। आपने क्या किया, जब आपने एक्चुअली में वो चिप्स बनाना शुरू किया, आपको ये पता लगा कि भाई 11 किलो आलू लूंगा तब उतना वेट अचीव होगा। तो क्वांटिटी की वजह से कॉस्ट में इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि अब मटेरियल बढ़ गया, मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली उसकी टोटल कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, आलू लेने जा रहे हो 10 किलो, आपने रेट लगाया, अरे मार्केट में अभी 10 रुपए रेट चल रहा है तो 10 रुपए के हिसाब से लेके आएंगे। मार्केट में लेने गए, वहां पहुंचे अपने रेगुलर जिससे आप सब्जियां लेते हो, पूछे भैया आलू कैसे दिए, बोलता है भैया 11 रुपए किलो। बोले भैया अभी 1 घंटे मतलब कल रात तक तो आप 10 रुपए किलो दे रहे थे। बोले भैया आज सवेरे सवेरे महंगा आया है, अब 11 रुपए किलो हो गया। तो प्राइस की वजह से भी इम्पैक्ट पड़ सकता है कि भाई मैं ये एस्टिमेट करके गया, जेब में 100 रुपए लेके गया कि 10 किलो आलू लेके आऊंगा, 10 किलो इंटू 10 रुपीज, 100 रुपए लेके गया। अब तुम मेरे से 11 रुपए मांग रहे हो, मतलब मैं कितना ले पाऊंगा? अगर ऐसे देखा जाए तो 9 किलो आलू, क्वांटिटी कम हो गई या फिर प्राइस बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली जब मटेरियल की बात करेंगे ना, तो इसमें दो चीजें हमको इम्पैक्ट करेंगी, एक होता है क्वांटिटी और दूसरा होता है प्राइस। ठीक है, लेबर के केस में आते हैं। जब हम लेबर की बात करेंगे तो लेबर डिपेंड करता है आपके कितने घंटे आपने काम किया। आप एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मान रहे थे कि आपके यहाँ 2 घंटा लेबर लगेगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। हो सकता है एफिशिएंसी आपके लेबर की अच्छी हो तो वो 1 घंटे में भी काम कर दे, एफिशिएंसी खराब हो तो 3 घंटा लगा ले। तो मेरा पहला जो इसमें लेबर को इम्पैक्ट करेगा वो रहेगा आवर्स, राइट। अब लेबर को हम पे करते हैं वेजेस, और वो वेजेस कैसे आता है? जितना घंटा वो काम किया उसका एक रेट रहता है, प्राइस नहीं, उसका रेट रहता है। तो यहाँ पे दूसरा चीज जो इम्पैक्ट करेगा वो क्या करेगा? रेट। यहां तक ठीक है। ओवरहेड्स किस पे डिपेंड करता है? ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम हमेशा डायरेक्ट वेजेस पे, हम बोलते हैं ना वेजेस पे ओवरहेड एब्जॉर्ब होता है। हमने कॉस्ट में पढ़ा है कि वेजेस पे ओवरहेड एब्जॉर्ब होता है। तो जब वेजेस पे ओवरहेड एब्जॉर्ब होता है तो ओवरहेड के लिए भी आवर्स और क्या रहेगा? रेट। तो ये बेसिक जो टर्म्स हम यूज करेंगे, मटेरियल के लिए हम क्वांटिटी और प्राइस यूज करेंगे, लेबर के लिए हम आवर और रेट यूज करेंगे, ओवरहेड के लिए भी हम आवर और रेट यूज करेंगे।